टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन किसी सॉल्यूशन में किस तरह से स्टेबल है और कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है स्टेबिलिटी के लिए। तो सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन in solution refers to degree of association between two species at equilibrium, ठीक है, and magnitude of equilibrium constant indicate stability of complex। ध्यान देना, छोटी सी बात है, एक जनरल रिएक्शन की तरह जो हर जगह लागू होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है। एक नॉर्मल रिएक्शन में भी हम पढ़ते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उस वक्त क्या होता है। तो वैसा ही यहाँ पर हमारे पास कोई सेंट्रल मेटल है, इनके साथ कोई लिगेंड जुड़ने वाले, तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड मिल करके कॉम्प्लेक्स बनेगा। जितना लिगेंड होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ 4 लिगेंड है तो Ml4, अगर 6 लिगेंड है तो Ml6। तो एक सिंपल रिएक्शन की तरह, जनरल रिएक्शन की तरह कि कोई भी रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ध्यान से सुनना, उसके बाद पूछना। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसी को हम फॉर्मेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, इसी को एसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, इसी को स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। मतलब अगर इनके रिएक्शन से ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर ये स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आसानी से होगा, और अगर ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इजी वे में नहीं होगा, मुश्किल से होगा। तो हम इनके मैग्नीट्यूड से पता कर लेंगे कि more the stability constant, more the equilibrium constant, more stable will be complex, more stable will be complex। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, इनका वैल्यू तभी ज्यादा होगा जब इनका वैल्यू ज्यादा होगा। न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा होगा तभी के का वैल्यू ज्यादा होगा। न्यूमरेटर का ज्यादा होने का मतलब है कि प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ज्यादा, और प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ज्यादा तभी होगा जब ये आसानी से बनेगा, और आसानी से तभी बनेगा जब वो कोई स्टेबल कंपाउंड बन रहा हो, क्योंकि अनस्टेबल आसानी से नहीं बनेगा। कोई भी प्रोसेस स्टेबिलिटी के लिए होता है। इट मीन्स कि मोर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट, मोर स्टेबल विल बी कॉम्प्लेक्स। इसलिए कहा गया कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रेफर्स टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम, और मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिकेट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत? यानी सिंपल एक जनरल रिएक्शन का कंसेप्ट। किसी को कोई दिक्कत?
अब यही रिएक्शन अगर एक से ज्यादा स्टेप में हो, किसी को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ध्यान देना, इसी में हम जनरली समझा रहे हैं एक नॉर्मल रिएक्शन लेकर कि ए और बी मिल करके प्रोडक्ट बना, अगर AB2 माना ये दोनों मिलकर ये प्रोडक्ट बन रहा है, अगर ये स्टेबल प्रोडक्ट होगा तभी तो आसानी से बनेगा, अगर ये लेस स्टेबल या अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो ये रिएक्शन आसानी से नहीं होगा। अगर इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो K इक्वल्स टू AB2 अपॉन A इंटू B, तभी तो K का वैल्यू ज्यादा होगा, और ये ज्यादा तभी होगा जब प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, क्योंकि अनस्टेबल प्रोसेस आसानी से तो होता नहीं है। अगर ये अनस्टेबल बना या लेस स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन आसानी से नहीं होगा, और आसानी से नहीं होगा तो इनका मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है मीन्स ये प्रोडक्ट स्टेबल है, और मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो K का वैल्यू ज्यादा है, तो K के वैल्यू से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं। तो जितना ज्यादा K का वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट, मोर स्टेबल विल बी कॉम्प्लेक्स, उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। कोई दिक्कत? फिर भी ना समझ आए तो दोबारा तिबारा 4 बार पूछ लो कि सर समझ नहीं आ रहा। ना समझ में आए तो फिर भी पूछना कि सर समझ नहीं आ रहा, बार बार कह रहा। लास्ट वैल्यू क्या है K की? ये तो हमने इस रिएक्शन का लिखा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्योंकि K का वैल्यू न्यूमरेटर पे डिपेंड है, ये ज्यादा होगा तो ये कम। सिद्धार्थ सिंह लेट आते हैं। आज आपके क्लास में थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, ऑनलाइन वालों आने के लिए। हाँ बिल्कुल, एक छोटी सी बात बता दें, ऑनलाइन वालों के लिए एक कंडीशन है कि लेट ना आएंगे, क्योंकि मंडे से मेरा जो क्लास होगा वो आपको बता दें, क्योंकि हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ये मेरा मंडे से क्लास है, इसलिए उतना फैसिलिटी नहीं मिल पाएगा। साढ़े ऑनलाइन आने वाले एक बात याद रखना कि 5:30 बजे ही आपको आ जाना है या 5 मिनट पहले। ऑफलाइन वाले में भी मेरा हाल यही है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। आपके पास बिल्कुल समय नहीं होगा मुझसे फालतू, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। टाइम पर जो लोग नहीं आएंगे उनके लिए मेरे साथ दिक्कत होगी, एक चीज बार बार बता रहे हैं, ठीक है? इसलिए ध्यान दे, लेट आते हैं फिर बोलते हैं सर एक बार शुरू से सब बता दो, ये गलत चीज है ना। ध्यान दीजिए, फिर से एक लाइन में बताने जा रहे हैं। फिर से ये सिंपल रिएक्शन है क्लास 10th का, आप पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेशन, अलग बात है, कंसेप्ट तो सिंपल है कि कोई भी रिएक्टेंट मिलकर जब प्रोडक्ट देता है, कोई भी रिएक्टेंट मिलकर अगर प्रोडक्ट देता है तो अगर प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट आसानी से बनेगा,
अगर प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा तो प्रोडक्ट आसानी से नहीं बनेगा, और प्रोडक्ट आसानी से बनने का मतलब इनका मैग्नीट्यूड इनसे ज्यादा होगा। तो ऐसे कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा। तो मोर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोर स्टेबल विल बी कॉम्प्लेक्स, ये इशारा मिल जाता है। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पता कर लेते हैं। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में के की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू ज्यादा है, इट मींस कि वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। हमने सिर्फ इतना ही कहा कि मोर द के मोर स्टेबल विल बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट, अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा हो तो सारे स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे तो उसे बोलेंगे स्टेप वाइज या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ध्यान देना, if reaction takes place in more than one step, then stability constant is considered as overall or stepwise stability constant. Stepwise stability constant. सेम रिएक्शन को लेते हैं, मान लो मुझे इसे स्टेप वाइज दिखाना हुआ, जैसे कि m है प्लस l, पहले ये मुझे दिया ml, इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, फिर ml, फिर से l से रिएक्ट किया तो मुझे मिला ml2, ये K2, फिर ml2, फिर l से रिएक्ट किया मुझे मिला ml3, ये K3, फिर ml3 l से रिएक्ट हुआ और मुझे मिला ml4, ये K4। टोटल 4 स्टेप है। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को बीटा से डिनोट करते हैं और जितने स्टेप होते हैं उतना यहाँ लिखते हैं। इसका प्रॉपर होता है बीटा n, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टेप। बिल्कुल नहीं, सारे का मल्टीपल। तो बीटा n इक्वल्स टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले रहे हैं, इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, ओवरऑल मिल जाएगा। इन चारों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे मुझे ये मिल जाएगा, चारों को मल्टीप्लाई करने से वही आएगा, सेम आएगा। यानी तुम 1 स्टेप में लिखो या नंबर ऑफ स्टेप में, बात वही होता है, सिर्फ हम इसे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, इसे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो K हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड बीटा n इज द ओवरऑल या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दोनों एक ही चीज है। और इनका रेसिप्रोकल इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट, द रेसिप्रोकल of stability constant is called dissociation constant or instability constant, equals to 1 upon K। इसका रेसिप्रोकल को इनस्टेबिलिटी, ये अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट है तो इसका रेसिप्रोकल डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट है तो इसका रेसिप्रोकल इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। कोई दिक्कत? ये कोऑर्डिनेशन के रेस्पेक्ट में।
अब इसी चीज को एक बार फिर से हम नॉर्मल वे में समझा दें। हाँ, ये एनसीईआरटी में है। क्यों, आपको एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं दिखा? बिल्कुल है। लास्ट टॉपिक तो यही है एनसीईआरटी में। नहीं, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एनसीईआरटी में है या नहीं। बिल्कुल है, लास्ट टॉपिक यही है। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, लास्ट टॉपिक यही है। इसी को जरा आप एक बार जनरल वे में समझाते हैं, क्योंकि हमें पता है कुछ बच्चे चुप रह जाते हैं, लेकिन इसलिए कि उन्हें समझ नहीं आता। ध्यान देना, एक जनरल रिएक्शन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए सारे लोग, कि अगर कोई दो कंपोनेंट मिल करके कोई कंपाउंड बनाता है, हमने बैलेंस लिए, लो बैलेंस भी कर लिया, ये कंपाउंड अगर स्टेबल है मतलब आसानी से प्रोडक्ट लिख भी दे रहे हैं। इफ AB2 इज स्टेबल, अगर ये स्टेबल है देन रिएक्शन फॉलो इजली, देन रिएक्शन फॉलो इजली। अगर ये अनस्टेबल है तो रिएक्शन इजली नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वर्क स्टेबिलिटी के लिए होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। अगर ये स्टेबल है, रिएक्शन इजली हो रहा, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो मोर द वैल्यू ऑफ के। तो हमें फाइनली क्या पता चला कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, एसोसिएशन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कि जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि ये ज्यादा होने का मतलब ये ज्यादा है, और ये ज्यादा होने का मतलब रिएक्शन आसानी से हो रहा है, और रिएक्शन आसानी से तभी होगा जब स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो इनका कंक्लूजन ये लिखना कि मोर स्टेबल, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इसका रिजल्ट ये बना। अब स्टेप वाइज की बात करें कि मुझे ए से डी जाना है, ए से डी जाना है तो K इक्वल्स टू डी अपॉन ए। अब इसी को अगर हम दो स्टेप में ले ले, पहले 3 में, फिर B से C और फिर C से D, हम इसे 3 स्टेप में ले गए, हम इसे 3 स्टेप में ले गए, तो इसका K1 क्या हो गया, तो K1 हो गया B अपॉन ए, और K2 हो गया B अपॉन C, और K3 हो गया C अपॉन D। हाँ हेलो, नमस्ते। तो K इक्वल्स टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इसलिए बोलते हैं कि अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखो, B बाई ए इंटू, एक सेकंड रुक जाना, C बाई B, और ये D बाई C उल्टा हो गया। B बाई ए इंटू C बाई B। हाँ बोलो तुम। हाँ, ये कैंसिल, तो तुम्हें फाइनली D बाई ए मिला। तो यही चीज हमने पीछे कहा कि अगर नंबर ऑफ स्टेप है तो ओवरऑल कांस्टेंट सारे का मल्टीपल होगा, तो ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा। एक सेकंड, हाँ बोलो बोलो जल्दी, ऑनलाइन क्लास में बीच में नहीं बात कर सकते। हमने कह रखा है, बार बार पूछते हो, 16 अक्टूबर, एक बार 15 अक्टूबर को बात कर लो। संडे को हम हर संडे को मिलेंगे, हर संडे को बैठते हैं 12 से बच्चों के लिए, सिर्फ संडे, और बाकी कभी। तो हमने पिछले पेज में यही समझाया। अब फिर से एक बार आप लोग पूछो जिसे समझ नहीं आया। जिसे समझ नहीं आया, इस के को जो ओवरऑल होता है इसे हम बीटा 3 बोलते हैं।
तो बीटा 3 इक्वल्स टू K1 इंटू K2 इंटू K3। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन में यहाँ बताया और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पीछे बताया, लेकिन है तो नॉर्मल रिएक्शन का ही कंसेप्ट, है तो नॉर्मल रिएक्शन का ही कंसेप्ट, चाहे ये हो चाहे ये हो। अब ये स्टेबिलिटी किस किस चीज पे डिपेंड करता है? फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग, ध्यान देना, बहुत सारी बातें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहला पॉइंट, it depends on the nature of metal ion and ligand. It depends on the nature of metal ion and ligand. दोनों के नेचर पर, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एंड ligand, दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, पेयर्ड करेगा या अनपेयर्ड करेगा, क्या करेगा, लिगेंड के नेचर। सेंट्रल मेटल का भी अलग नेचर, किसी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज्यादा है, किसी में कम है, दोनों पे डिपेंड करेगा। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। नेक्स्ट, चिलेट लिगेंड मोर स्टेबिलिटी देन मोनोडेंटेट, यानी कि चिलेट जो होगा, चिलेट फॉर्म मोर स्टेबिलिटी देन यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट, क्योंकि चिलेट जो है रिंग का फॉर्मेशन करता है। चिलेट का मतलब ही होता है फॉर्मेशन ऑफ रिंग। मोनोडेंटेट के अलावा सारा लिगेंड चिलेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट के अलावा सारा लिगेंड चिलेट लिगेंड है। चिलेट लिगेंड का मतलब है कि जो सेंट्रल मेटल से रिंग का फॉर्मेशन करे, सेंट्रल मेटल से रिंग का फॉर्मेशन करे, रिंग फॉर्म होने से स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए चिलेट लिगेंड ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू मोनोडेंटेट। जैसे ENOX, EDTA, ये ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। हाँ, जिसमें 2 और मोर डोनर एटम है वो चिलेट लिगेंड होता है। और एक पॉइंट जो कॉमन है इनऑर्गेनिक के लिए कि मोर द चार्ज अपॉन रेडियस ऑफ वैल्यू ऑफ सेंट्रल आयन, ये कॉमन होता है, मोर विल बी स्टेबिलिटी। मोर द चार्ज अपॉन रेडियस वैल्यू ऑफ सेंट्रल आयन, अब मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो कभी ये भी तुमसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स which affect the stability of complex. तो these are the factors, ठीक। लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। एप्लीकेशन, चार्ज अपॉन रेडियस इन्हीं का कंबाइंड फॉर्म है। ज्यादा चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और कम रेडियस, इनका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, यानी रेडियस कम होना चाहिए, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की टेंडेंसी आसान होगी। सेंट्रल एटम का साइज छोटा होना चाहिए। आखिरी टॉपिक है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फील्ड के रूप में पूछता है, एप्लीकेशन फील्ड के रूप में पूछता है। जैसे बोलेगा एनालिटिकल फील्ड, एनालिटिकल फील्ड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या यूज है? तो इन एनालिटिकल फील्ड, हार्डनेस ऑफ वाटर,
estimated by titration with Na2EDTA. एनालिसिस में हम यूज करते हैं। एनालिटिकल फील्ड में वो तुमसे फील्ड के रिस्पेक्ट में एप्लीकेशन पूछेगा। एनालिटिकल फील्ड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या यूज है? तो यूज फॉर द हार्ड एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। Na2EDTA इथेन 1,2-डाइअमाइन टेट्राएसीटेट पढ़ चुके हैं। फिर तुमसे पूछेगा बायोलॉजिकल फील्ड में इनका क्या यूज है? तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम क्लोरोफिल यूज करते हैं। क्लोरोफिल यूज करते हैं, तो क्लोरोफिल इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। फिर हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। तो ये बायोलॉजिकल फील्ड। फिर तुमसे बोलेगा मेडिसिनल फील्ड में क्या यूज है? मेडिसिनल फील्ड में ये क्या यूज है? बहुत यूज है। जितने भी डेडली डिजीज है, जितने भी डेडली डिजीज है, हाँ विटामिन B12 भी, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में है। जैसे विटामिन B12 की खास जरूरत है इस समय कोरोना वायरस के लिए। कोरोना वायरस के लिए इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, साइनोकोबाल्मिन होता है इसका नाम। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, साइनोकोबाल्मिन। यही नहीं, सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन कैंसर के ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए। EDTA लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग में यूज होता है। तो जितने भी डेडली डिजीज है सब में तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही आता है। फिर तुमसे बोलेगा इंडस्ट्रियल यूज क्या है? इनका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे एनालिटिकल चाहे बायोलॉजिकल। हाँ, इन सब का नाम याद रखना होगा, चाहे मेडिसिनल चाहे इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में विल्किंसन कैटलिस्ट के रूप में, विल्किंसन कैटलिस्ट के रूप में मेटलर्जी में भी यूज होता है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन में विल्किंसन कैटलिस्ट यूज होता है। ये क्या कहते हैं, रोडियम का कॉम्प्लेक्स है। ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन लिगेंड है और क्लोरीन लिगेंड है जो रोडियम से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। विल्किंसन कैटलिस्ट। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन में कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? इतने तरह के एप्लीकेशन आपसे पूछे जाएंगे। इस साल अब आपको कुछ नहीं मिलने का, ध्यान देना। तुमसे पूछा, किसी ने पूछा, इधर इधर पहले इधर, सारी बातें बाद में कर लेंगे। किसी ने पूछा है, पहले जवाब देने दो। एन एप्लीकेशन, एनालिटिकल यूज, estimation of hardness of water by Na2EDTA which is a complex. Biological, chlorophyll, biological use, chlorophyll photosynthesis के लिए जो responsible है, is a complex compound of magnesium. Body में hemoglobin, oxygen carrier, is a complex compound of iron. Medicinal use, B12, most important vitamins, recovery for coronavirus, is a complex compound of cobalt, नाम है साइनोकोबाल्मिन। सिस्प्लेटिन कैंसर ट्यूमर के ट्रीटमेंट में। EDTA लेड पॉइजनिंग में। ऑल आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इंडस्ट्रियल यूज, कैटलिस्ट के रूप में विल्किंसन कैटलिस्ट यूज करते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन
and chlorine as a ligand with central metal rhodium. ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में यूज करते हैं। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बोलोगे, किन्हीं को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलना। आगे चलें। इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है, एंड। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है? ध्यान दोगे। जो कुछ भी बोलने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन जो आपके बुक में भी है, सॉल्व, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहे हैं। अब जरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपका चैप्टर फर्स्ट बुक खत्म होता है, बहुत ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन है, ये अपने नोट्स में भी मेंशन कर लेना। जो भी नोट्स लिखोगे, हो सकता है नोट्स जब भेजे तो इनमें ये क्वेश्चन ना मिले। व्हेन 1 mole of CrCl3.6H2O is treated with excess of AgNO3, ठीक, 3 moles of AgCl is formed. What is the formula of complex? Right formula of complex. Right formula of complex. ऐसे क्वेश्चन तो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट तो लिखेंगे लेकिन पहले समझा दें। तुम इनको ट्रीट कर रहे हो इनसे, ठीक है? तुम इनको ट्रीट कर रहे हो इनसे, तो 3 मोल्स AgCl बना। तो जितने मोल प्रेसिपिटेट बनता है, इतने मोल्स ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड, यानी एज ए प्रेसिपिटेट। तो वो कॉम्प्लेक्स से उतने मोल बाहर हो जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स से उतने मोल बाहर हो जाते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स हमारा क्या बना? CrH2O का होल 6 और पूरा का पूरा 3 क्लोरीन बाहर हो गया। ये तो पहले आपको ऐसे बता दी, अभी हम फिर से रिपीट करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स बना। अब इनको लिखते कैसे वो ध्यान दो, ठीक है? कि 3 मोल्स इनको हाँ, काउंटर आयन बनेगा, बिल्कुल सही। बाहर होने मतलब एज ए काउंटर आयन। मुझे एक लाइन लिख लेने दो, मुझे एक लाइन। 3 मोल्स ऑफ, जो आपने क्वेश्चन में लिखा वही लिख रहे हैं। 3 मोल्स ऑफ AgCl आर प्रेसिपिटेट, आर PPT वो बन रहा है बाय AgNO3। Hence 3 free Cl ions are produced. It means 3 free Cl negative ions are produced. और ये जो फ्री वर्ड है, ये तो काउंटर आयन के लिए है ना, वही तो आयोनाइज होकर फ्री होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी कंपाउंड किसी के साथ रिएक्शन वो दे सकता है। कोई दिक्कत? ध्यान देना, तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, फिर से बोल रहे हैं कि ये एक कंपाउंड है, इसको हमने AgNO3 से ट्रीट किया, तो AgNO3 से तो 3 मोल्स AgCl बना। मतलब NO3 के जगह क्लोरीन आया। कहां से आया? इनसे आया।
एज ए प्रेसिपिटेट, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में 3 क्लोरीन जो है काउंटर आयन के रूप में आ जाएगा। इसी को बार बार चेंज करना। सेम क्वेश्चन, इफ 2 moles of AgCl is formed, अगर 2 मोल AgCl फॉर्म्ड होता तब फॉर्मूला बनता CrH2O का होल 5, ध्यान देना, Cl Cl2 डॉट H2O। अगर ये पॉइंट आ जाता, अगर वो बोलता इफ 1 मोल ऑफ AgCl फॉर्म, तो फॉर्मूला बन जाता CrH2O का होल 4 Cl2 Cl डॉट 2H2O। ये ऐसे तुम्हें जवाब देना। अब एक बार रफली, मेरे पास CrCl3.6H2O है। ध्यान देना, मेरे पास ये कंपाउंड है, हमने इनसे रिएक्ट किया, ध्यान से, AgNO3 से, AgNO3 से, AgNO3 से। इनके रिएक्शन में मुझे AgCl मिला। कितने मोल मिले? तो 3 मोल। कितने मोल मिले? तो 2 मोल। कितने मोल मिले? इनके रिएक्शन में 3 मोल AgCl मिला। Cl कहां से आया? मतलब इस कॉम्प्लेक्स में 3 Cl बाहर हो गया प्रेसिपिटेट के रूप में। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहले वाले का कॉम्प्लेक्स क्या बना? CrH2O होल 6 और बाहर में 3 Cl निकल गया, क्योंकि ओवरऑल तो 6 ही रहेगा ऑक्टाहेड्रल, ये चेंज होगा नहीं। 3 मोल बाहर निकल गया। दूसरे वाले केस में क्रोमियम H2O 2 ही मोल बाहर हुआ, 2 मोल प्रेसिपिटेट बना, तो 2 मोल क्लोरीन बाहर जाएगा। 2 मोल क्लोरीन बाहर जाएगा, लेकिन ओवरऑल तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही रहेगा। 6 है तो ये 5 और 1 Cl, 1 वाटर बाहर। तीसरे केस में 1 मोल प्रेसिपिटेट बना, 1 मोल, तो मुझे क्या मिला? H2O होल 4 Cl2, 1 क्लोरीन बाहर और 2 H2O बाहर, क्योंकि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होना चाहिए। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहना चाहिए। पहले में बोला 3 मोल क्लोरीन, तो 3 मोल क्लोरीन तो 6 रह गया। दूसरे में बोला 2 मोल क्लोरीन, तो इसका मतलब 1 अंदर है, तो बैलेंस करने के लिए वाटर 1 बाहर जाएगा। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस करके चलना है, इसलिए हमने एक रफली बताया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? जिन्हें प्रॉब्लम है बोल दो, इसलिए हमने रफली बताया इस पॉइंट को लेकर। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एज इट इज क्वेश्चन। अपने नोट्स में ये जरूर लिख लेना, ये क्वेश्चन और उसका ये आंसर, यहां से यहां। हम आगे चले।
जहां मुझे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं इस वजह से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है बोल दो, पेज पलटने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना। कंफ्यूजन हो बोल देना, हर स्टूडेंट को बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ पूछना है आप लोगों से, इसलिए ध्यान देना। एक क्वेश्चन है मेरे पास, COEN का होल ट्वाइस ClONO पॉजिटिव। स्क्रीन शॉट हो रहा है, मतलब स्क्रीन शॉट क्यों होगा बाला, स्क्रीन तो पूरे हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस पे नजर डालो पहले सारे लोग अच्छी तरह से, कुछ पूछने वाले हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्स? IUPAC नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लिखते हैं और आप अपने आंसर से टैली करना कि आपने यही सोचा था। क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन या इथाइलिन डाइअमाइन, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर इथाइलिन डाइअमाइन लिखे या इथेन 1,2 डाइअमाइन, दोनों एक ही चीज है। इथाइलिन डाइअमाइन कॉमन नेम हो गया, इथेन 1,2 डाइअमाइन भी एक IUPAC नेम हो गया, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। इथाइलिन डाइअमाइन, कुछ लोग बोलते हैं सर ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाइट्राइटो O क्योंकि ONO है। कोबाल्ट कितने आएंगे, एक एक और एक, टोटल 3। किसी को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है बोल देना, हमने आपका चैटिंग नहीं देखा, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब दूसरा क्वेश्चन इसका, दूसरा क्वेश्चन शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स बताना है, यानी हाइब्रिडाइजेशन। बस नाइट्राइटो के बाद क्या है, नाइट्राइटो O, हमने पहले भी बता रखा है कि अगर तुम्हारे पास NO2 है तो हम इसे नाइट्राइटो N बोलते हैं, और अगर तुम्हें ONO लिखा हो तो हम इसे नाइट्राइटो O बोलते हैं। पहले भी लिख दिए हैं, आपने नहीं पढ़ा है। ONO है तो नाइट्राइटो O, NO2 होता तो नाइट्राइटो N। अब इनका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, अब इनका हाइब्रिडाइजेशन बताएं जल्द से जल्द सारे लोग। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है sp3d, कंफर्म या गलत? ध्यान देना, CO3+ है। कोबाल्ट 27 होता है, हम लास्ट में लिख रहे हैं 4s2 और 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन हट गए, 3 इलेक्ट्रॉन हट गए, 0 और ये हो गया 6, 0 और ये हो गया 6। कोई दिक्कत? जिन्हें दिक्कत हो बोल देना। तो CO3+ के अंदर में हमारे पास 3D है, ये 4s है, और ये हमारा 4p है, 4d भी यूज कर सकते हैं,
इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे 2 EN, 1 क्लोरीन और 1 NO यूज करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। जल्द से जल्द जवाब दें, क्या यूज होगा इनमें। sp3d या D2sp3, D2sp3 या sp3d, कौन सा यूज होगा। D2sp3 और कुछ लोग कह रहे हैं sp3d2। EN हमारा कोबाल्ट के साथ। अहमद, एक्सप्लेन करो। प्रियांशु, आप भी बोलिए, सोचिए समझिए जवाब दीजिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कोबाल्ट के साथ, ये क्वेश्चन आपके सामने। इसलिए COEN होल टू Cl ONO पॉजिटिव में क्या बना, तो ध्यान देना ये D जो है हमारा 6, 1 2 3 4 5 6, ये 4s और ये रहा 4p। EN 2 है, एक EN ये रहा, एक Cl ये रहा और 2 EN है ना, सॉरी 2 EN है, 2 EN, एक 2 EN, एक Cl ये रहा और एक NONO ये रहा। EN 2 है मेरे पास, EN बाइडेंटेट है, 2 को 1 EN, 2 को 1 EN, ये हो गया D2sp3। यही सारी बातें आपको याद रखना है। पहले भी बताए हैं कि CO और Cu के साथ EN जो होता है स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, इस वजह से ऐसा हुआ। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। हमने शॉर्ट में बताया, आप प्रॉपर वे में लिखोगे जैसे हमने आपको पहले बताया। ध्यान देना, हमने तो डायरेक्ट आपको शॉर्ट में बता दिया। कुछ लोग पूछ रहे हैं जरा बताने दो। कोबाल्ट 4s2 3d6 हुआ, क्योंकि कोबाल्ट में होता है 4s2 3d7। 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो ये बना। 3D में 6 है, 4s खाली, 4p खाली। हमने शुरू में आपको बता रखा है कि EN जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह इनके साथ बिहेव करता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब इन्हें पेयर्ड कर दिया। अब मेरे पास 2 EN है, एक EN बाइडेंटेट है, ये और ये एक EN, फिर एक ये और एक ये, फिर ये दूसरा EN। 2 EN ने 4 ऑर्बिटल लिए, फिर एक क्लोरीन, फिर एक ONO, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ इस बार बाइडेंटेट का खेल है, इसलिए हमने आपको बताया, क्योंकि पढ़ाते समय हमने सिर्फ मोनोडेंटेट का एग्जाम्पल दिया था। अगर बाइडेंटेट पूछेगा तो ऐसे एक्सप्लेन करना होगा। ये अलग बात है कि उस समय आपको सब देखना है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये सारी बातें देखनी। सही है। किसी को कुछ पूछना हो तो बोलोगे। एक क्वेश्चन और ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ CFT। वीडियो सही आ रही है या गड़बड़ है।
वीडियो सही आ रही है या गड़बड़ है? अच्छा जी, अब सही है, समझ आ रहा है? देखो बस समझ आना चाहिए। क्वेश्चन है, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 आयंस। एक नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 आयंस इफ डेल्टा O लोअर देन P। एक नंबर का क्वेश्चन, जल्द से जल्द आप बताइए। एक नंबर का क्वेश्चन, एक लाइन भी नहीं। T2G3 EG1 बिल्कुल सही जवाब। आंसर T2G3 EG1 ये आंसर है। नहीं, पूछा गया राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 आयन, तो आंसर ये देना है। बिल्कुल सही, इफ डेल्टा ओ लोअर देन P, तो आंसर ये। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना होगा तरीके से, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपसे मांगे। अब एक छोटी सी बात और ध्यान देना, एक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, अच्छी तरह से सुनोगे तभी। हमने पढ़ रखा है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेकर के, ये भी पूछता कि डेल्टा ई 11th क्लास में इक्वल्स टू एच न्यू और डेल्टा ई इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। एच और सी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक, इसका मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीजेस, ध्यान देना, एज डेल्टा ई इंक्रीजेस। इट मीन्स वेवलेंथ एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, क्योंकि इनवर्सली, हेंस wavelength absorbing tendency decreases, wavelength absorbing tendency decreases। ठीक है, कोई दिक्कत? तुमसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, 4 कंपाउंड देगा, वो बता रहे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी 5 मिनट है आपके पास। CONH3 का होल 6 3+, दूसरा COCN का होल 6 3-, और COH2O का होल 6 3+। अब बोला गया कि इनको तुम अरेंज करो एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन ये है, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ यानी कलर। तो हमने स्टेटमेंट क्या लिखा, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी कम होगी इस रिलेशन से।
क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो चेंज इन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, और चेंज इन एनर्जी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी कम होगी। तो जो इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसका एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी कम होगी। तो अब तुम पहचानो कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, उसके अकॉर्डिंग जवाब दो। मुझे एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा, तो जो वीक होगा, फिर उसके बाद ये 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर। बिल्कुल सही जवाब अहमद का। समझ आया? ध्यान से सुनो हमने क्या कहा। 1 मिनट लगेंगे, 1 मिनट लगेंगे, ध्यान से सुनो। हमारी बात को पहले सुनो, उसके बाद देखना। हमारी बात को सुनो। डेल्टा E इक्वल्स टू एच न्यू सी अपॉन लेमडा। ये कांस्टेंट रिलेशन ये बना। जितना एनर्जी ज्यादा होगा उतना वेवलेंथ कम होगा। क्लियर है? ये लाइन याद रखना कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसका डेल्टा ई ज्यादा होगा, और डेल्टा ई ज्यादा होगा तो वेवलेंथ एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी कम होगा। 3 कंपाउंड दिए हुए हैं और बोला जा रहा है इन्हें अरेंज करो एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ में। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसका एब्जॉर्प्शन सबसे कम, जो वीक लिगेंड है उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा। सीधी सी बात। ये इंटरमीडिएट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऑर्डर में, हमने वही लिखा। ध्यान से सुनो, समझ आ जाएगा हमने क्या कहा।